आज से हम छत्तीसगढ़ की रियासतों वाला पार्ट चालू कर रहे हैं। इसमें जो है हम सबसे पहले जो है बेसिक देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी रियासत थी। उसके बाद हर रियासत को डिटेल में देखेंगे, जिस तरीके से आजकल क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि रियासतों से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार 2-3 पेपर में अभी आ चुके हैं। तो फिर हम रियासतों को डिटेल में देखेंगे एक एक करके, और अंत में जब हम पूरी रियासत पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इन रियासतों का विलीनीकरण देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी देखते हुए चलेंगे कि कौन सी रियासत के अंतर्गत अगर कुछ किसान आंदोलन ये सब हुए हैं तो वो पार्ट भी हम साथ में ही कवर करते हुए चलेंगे, ताकि जो रियासतों से जितने भी क्वेश्चन आए वो हमसे बन सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, रियासतों को जो है पहले जमींदारी कहा जाता था। ठीक है, तो उस जमींदारी को किस तरीके से जमींदारी का इतिहास आया, किस तरीके से रियासत का इतिहास आया, वो सब हम आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में बहुत से प्राचीन राजवंश रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा राजवंश रहा है कलचुरी राजवंश। ठीक है, तो कलचुरी काल में और उसके पहले भी राजवंश में जो है ये प्रथा रहती थी कि अगर राजा का कोई सेनापति राजा को अपनी सैन्य सहायता से खुश कर देता था, यानी या उनका कोई अभियान में उनके साथ जाता था उनको, और उस अभियान को उनको विजयी बनाने में अगर वो मदद करता था, तो राजा प्रसन्न होकर क्या करता था, अपने क्षेत्र में आने वाली कुछ भूमि को उसको जो है उपहार स्वरूप उस व्यक्ति को दे देता था या उस सेनापति को दे देता था। अब कई भूमि ऐसी होती थी जो राजा जो है पूर्ण रूप से फ्री में दे देता था, ठीक, और कुछ भूमि ऐसी होती थी जिसमें वो भूमि तो उस व्यक्ति को देता था, लेकिन साथ में बोलता था कि आपको इस भूमि के एवज में एक वार्षिक राशि हमको देनी पड़ेगी। तो कुछ भूमि जो रही वो टैक्स फ्री रही, यानी राजा उनसे कोई भी टैक्स नहीं लेने लगे, और कुछ भूमि ऐसी रही जिनसे जो है कुछ वार्षिक कर के रूप में राशि ली जाने लगी, जिसको टकौली कहा जाता था। ठीक है, यानी जमींदारों से जो वार्षिक कर लिया जाता था उसे टकौली कहते थे। अब जो ये भूमि राजा के द्वारा किसी व्यक्ति को दी जा रही है, तो वो ही व्यक्ति जो है उस भूमि का मालिक हो जाता था, और वो व्यक्ति उस भूमि का जमींदार कहलाने लगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है जमींदारों का इतिहास जो है छत्तीसगढ़ में आता है, पूरे भारत में भी इसी तरीके से आता है। अब यहां पर क्या होता है, अब कुछ जमींदारी जो है धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में ऐसे जमींदारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है, अगर हम मध्य प्रांत की बात करें तो मध्य प्रांत में भी लगभग 600 से 700 जमींदारियां आती थी, जिनको बाद में रियासत में बदला गया था। अब क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति आती है तो छत्तीसगढ़ में वैसे ही बहुत सारी जमींदारियां थी। लगभग उस समय 1857 की क्रांति के समय लगभग 32 जमींदारी केवल छत्तीसगढ़ में थी। तो अब क्या होता है, जब 1857 की क्रांति आती है तो कई जमींदारी ऐसी रहती है जो कि अंग्रेजों के विरोध में काम करती है। ठीक है, जैसे आप सोना खान की जमींदारी देख लीजिए, ठीक है, 1857 क्रांति होती है, सोहागपुर की जमींदारी देख लीजिए, उदयपुर की जमींदारी देख लीजिए। तो ये सब क्या करती है, अंग्रेजों का विरोध करती है। ठीक है, तो यहां पर जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो है अंग्रेज जो है पूरी चर्चा करते हैं कि कौन सी जमींदारी किस तरीके से अंग्रेजों का विरोध की। तो एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है मिस्टर टेम्पल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है। वो समिति ये जांच करती है कि इन जमींदारियों को किस तरीके से जो है हमारा भक्त बनाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्पल की जो रिपोर्ट आती है, जो मिस्टर टेम्पल समिति बनती है, तो वो 1862 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, और अंग्रेजों को उस रिपोर्ट में यह बोला जाता है कि आप ऐसी जमींदारी जो कि बहुत बड़ी हो, ऐसी जमींदारी जो कि बहुत पुरानी हो, या ऐसी जमींदारी जो सैन्य रूप से बहुत मजबूत हो और वो सब अंग्रेजों के भक्त हो, तो ऐसी जमींदारी को हम क्या करते हैं, रियासत का दर्जा दे देते हैं। और जो जमींदारी छोटी थी या जो जमींदारी अंग्रेजों का विरोध की थी, ऐसी जमींदारियों को क्या करेंगे, जो उन जमींदारों की जो भूमि रहेगी उनको खालसा क्षेत्र में मिला देंगे, या जो अब रियासत के राजा रहेंगे तो कुछ भूमि उन रियासतों में मिला देंगे। तो इस तरीके से जो टोटल जो है 32 जमींदारी जो रहती है 1862 में, उन 32 जमींदारियों में से छत्तीसगढ़ की जो जमींदारी रहती है उनको 14 जमींदारियों को रियासत का दर्जा दे दिया जाता है। तो अब इस तरीके से जो है अगर हम देखें तो यहां पर जो जमींदार रहते थे उनको करद प्रमुख भी बोला जाता था। आपको याद रखना है, जमींदारी जो जमींदारी भूमि रहती थी उसको करद भूमि बोला जाता था, और जमींदार के प्रमुख को करद, जैसे हम जमींदारी के प्रमुख को जमींदार बोल रहे हैं तो उसी समय जो है जमींदार को करद प्रमुख भी कहा जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जमींदार की जो भूमि रहती थी उसको करद भी कहा जाता था,
और जो जमींदार को करत प्रमुख भी कहा जाता था। क्लियर है? तो यानी ट्रिब्यूटरी चीफ। ठीक है, तो करत प्रमुख यानी जमींदार जो है उसका नाम करत प्रमुख भी था, ट्रिब्यूटरी चीफ। ठीक है, अब जब ये जमींदारी जो है इनको रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा तो यहां पर जो है फ्यूडेटरी चीफ जो है वो जो रियासत के राजा होंगे उनको सामंत बोला जाएगा। ठीक है, तो रियासत के प्रमुख अब सामंत कहलाएंगे। जो पहले कहला रहे थे करत प्रमुख, अब उनका नाम बदल के कर दिया गया सामंत। जमींदारी का नाम बदलकर कर दिया गया रियासत, और यहां पर या इसको बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरी बदलकर हो गया फ्यूडिटरी। ठीक है, अब यहां पर क्या परिवर्तन आया जमींदारी से रियासत में वो देख लेते हैं। पहले क्या होता था, जो जमींदार रहता था वो अपने कार्य करने में स्वतंत्र रहता था, कुछ मामूली हस्तक्षेप होता था, यानी चाहे उसकी जमींदारी में दीवानी मामले आए, चाहे फौजदारी मामले आए, किसको क्या सजा देना है, कहां पे सैन्य कार्रवाई करना है, ये सब पूरा जो था वो जमींदार के अंतर्गत आता था। लेकिन यहां पर जब इन जमींदारियों को रियासत का दर्जा मिला तो वहां पर जो है उन रियासतों के जो प्रमुख थे उनसे साइन करवाया गया कि या तो आप जो है जो हम रियासत का दर्जा दे रहे हैं आप ले लो, नहीं तो हम आपकी रियासतों को खत्म करके वैसे ही खालसा क्षेत्र में मिला लेंगे। तो उन रियासतों के लिए जो साइन करवाया गया, उनका जो संधि हुई, उसमें यह बोला गया कि ऐसी मतलब जो रियासतों को क्या क्या चीजें माननी पड़ी कि आप दीवानी मामले देख सकते हैं, फौजदारी मामले देख सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को, चाहे वो आपके क्षेत्र में विद्रोही क्यों ना किया हो, उस व्यक्ति को आप जो है फांसी की सजा नहीं सुनवा सकते। फांसी की सजा तभी दी जाएगी जब आप अपने क्षेत्र के ब्रिटिश अधिकारी से उस चीज के लिए परामर्श करेंगे। ठीक है, यानी जब तक अगर आप किसी को फांसी की सजा नहीं दे सकते, फांसी की सजा देना है तो आपको पहले अपने क्षेत्र के ब्रिटिश अधिकारियों से चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी के ऊपर सैन्य कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नहीं कर सकते जो कि अंग्रेजों के भक्त हों, यानी अंग्रेजों का जो मित्र है वो रियासती जनता का, राजा का भले ही दुश्मन क्यों ना हो, रियासती राजा उसके ऊपर जाकर आक्रमण नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो है जमींदारी जो है रियासत के रूप में बदल गई और रियासत के जो राजा बने उनके ऊपर कई सारी पाबंदी लगा दी गई। तो रियासतों के जो राजा थे उन्हीं को कहा गया सामंत, और जो जमींदारी होते थे जमींदार उनको कहा जाता था करत प्रमुख या जमींदार जो हम कहते हैं। क्लियर है? तो यहां से जो है जमींदारियां बदल गई रियासत में। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी जमींदारी को रियासत का दर्जा कब कब मिला। लेकिन उसके पहले जो हमारी छत्तीसगढ़ में जो टोटल 32 जमींदारी से 14 रियासतें बनी, तो उन रियासतों को क्या क्या बोला जाता था अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो बस्तर, कांकेर और कवर्धा, ठीक है, ये जो 3 जमींदारी थी जिनको बाद में रियासत का दर्जा मिला, तो ये 3 बस्तर, कांकेर और कवर्धा जो जमींदारी थी इनको बोला जाता था छत्तीसगढ़ जमींदारी। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता था बस्तर, कांकेर और कवर्धा। इन 3 जमींदारी को मिलाकर बोला जाता था छत्तीसगढ़ जमींदारी। खैरागढ़, छुई खदान और नांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और नांदगांव, ये 3 जमींदारी को मिलाकर बोला जाता था खालोटी जमींदारी क्षेत्र। खालोटी का मतलब निचले क्षेत्र, ऐसे जमींदारी जो निचले क्षेत्रों में आती है। ठीक है, तो यहां पर जो है बस्तर, कांकेर, कवर्धा की जमींदारी को बोलते थे छत्तीसगढ़ जमींदारी। खैरागढ़, छुई खदान और नांदगांव को मिलाकर बोलते थे खालोटी जमींदारी यानी निचले क्षेत्र, और ये 6 को मिलाकर एक साथ बोलते थे नागपुर जमींदारी। क्लियर है? इन 6 जमींदारी को मिलाकर बोला जाता था नागपुर जमींदारी। ठीक, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, इन जमींदारियों को मिलाकर बोला जाता था संबलपुर की गड़जात जमींदारी। संबलपुर की गड़जात जमींदारी, इन 3 जमींदारियों को मिलाकर बोला जाता था रायगढ़, शक्ति और सारंगढ़ को। और जो सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया और चांग बखार, ये 5 जमींदारी थी जिनको मिलाकर बोला जाता था छोटा नागपुर से संबंधित जमींदारी। ठीक है, तो इस तरीके से जमींदारियों का वर्गीकरण था, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ जमींदारी बस्तर, कांकेर, कवर्धा को बोलते थे। खैरागढ़, छुई खदान, नांदगांव जो थी वो थी खालोटी जमींदारी। रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़ संबलपुर की जमींदारी, और बाकी जो 5 थी जो ऊपर के हैं हमारी सरगुजा, उदयपुर, कोरिया, जसपुर, जांग बखार, उनको बोलते थे छोटा नागपुर से संबंधित जमींदारी। ये कुछ मैंने बेसिक बताया। अब यहां पर देखते हैं कि जब इन जमींदारियों को रियासत का दर्जा कब कब दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें बस्तर, कांकेर, खैरागढ़, छुई खदान, नांदगांव, कवर्धा और शक्ति, इन जो ये हमने पढ़ा बस्तर, कांकेर, खैरागढ़, छुई खदान, नांदगांव, कवर्धा और शक्ति, इन जमींदारियों को रियासत का दर्जा मिला है 1865 में।
1865 में ये जमींदारी जो है वो उनको रियासत का दर्जा दिया गया था। रायगढ़ और सारंगढ़ को रियासत का दर्जा मिला है 1867 में। तो रायगढ़ और सारंगढ़ रियासत का दर्जा पाए हैं 1867 में। लेकिन क्या हुआ था, जब ये जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया जा रहा था तो शुरू में जो कोरिया, ये सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, चांग बकार, ये उस समय मध्य प्रांत का हिस्सा नहीं थी। ये रियासतें या ये जमींदारियां जो थी, आप बोल लीजिए, वो हिस्सा थी उड़ीसा बंगाल क्षेत्र की। तो उस समय जब ये 1862, 1865, 1867 का समय चल रहा है, तब तक ये जमींदारी जो है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मध्य प्रांत में नहीं आती थी। क्लियर है। ये जो है 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, तो बंगाल विभाजन में मध्य प्रांत के ऐसे क्षेत्र जहां उड़िया भाषा बोली जा रही थी या उड़िया बोली बोली जा रही थी, उन रियासतों को जो है मध्य प्रांत से निकालकर मिला दिया गया था उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र में। और उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र की ऐसी जमींदारियां या रियासतें जहां पर हिंदी भाषा बोली जा रही थी, उनको मिला दिया गया था मध्य प्रांत में। तो जो मध्य प्रांत में 1905 में आकर 5 रियासतें मिलती है मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ में, वो थी सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया और चांग बकार। ये जो है 1905 में छत्तीसगढ़ का भाग बनती है या मध्य प्रांत का भाग बनती है। लेकिन अगर हम बात करें, जब ये उड़ीसा और मान लीजिए बंगाल वाले क्षेत्र में आ रही थी, तो इन 5 जमींदारियों को भी रियासत का दर्जा कब मिला, तो इन 5 जमींदारियों को सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, चांग बकार, इनको रियासत का दर्जा मिला था 1899 में, जब ये किसके अंतर्गत थे, बंगाल उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत आ रहे थे। ठीक है। और जब ये 5 बंगाल उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत आ रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में कौन सी 5 रियासतें थी जो उड़िया भाषा बोल रही थी, वो थी कालाहांडी, पटना, सोनपुर, रैराकोल या रैणाकोल या और बामरा। कालाहांडी, पटना, सोनपुर, रैणाकोल और बामरा, इनको जो है रियासत का दर्जा मिल गया था 1865 में। क्लियर है। तो 1865 में जो है ये 5 रियासतों को, जमींदारियों को रियासत का दर्जा मिल गया था और ये मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। तो अगर हम देखें तो 1865 में किसको, कितनी रियासतों को यहाँ पर या कितनी जमींदारियों को रियासतों का दर्जा मिल गया था, तो अगर उनकी संख्या देखें तो उनकी संख्या है 12। 1867 में 2 को और मिला था, रायगढ़ और सारंगढ़, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली रियासतों की संख्या हो गई 14। क्लियर है। तो जब बंगाल विभाजन होता है, तो बंगाल विभाजन के तहत जो ये 5 रियासतें हमारे मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ रही थी, इन रियासतों को निकालकर भेज दिया जाता है किसके पास, बंगाल उड़ीसा प्रांत के पास, क्योंकि ये उड़िया भाषा बोल रहे थे। और जो वहां पर बंगाल उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत जो हिंदी भाषी रियासतें थी, उनको मिला दिया गया मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में। क्लियर है। तो इस तरीके से जो हम ये 14 रियासतें पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में 1905 में छत्तीसगढ़ के हिस्से थे पूरे। तो ये 14 रियासतें जो अब भी हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो ये 14 रियासत जो है 1905 में पूरी तरीके से 14 रियासत हमारे पास आ गई थी। क्लियर है। तो यही जो है आजादी तक यही 14 रियासतें हमारे पास रही। तो जब यहां पर रियासतों का विलीनीकरण हो रहा, मतलब यहां पर जब जमींदारियों को रियासतों का दर्जा मिल रहा था, तो उस समय मध्य प्रांत में टोटल 115 रियासत बनी थी। ठीक है। जिसमें से 14 रियासत जो थी वो छत्तीसगढ़ में थी। क्लियर है। तो 1862 के समय जो है या 1865 में आप बोल लीजिए, तो 115 टोटल रियासतें मध्य प्रांत के अंतर्गत आती थी जब रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था। तो उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में उस समय 14 रियासत आती थी। क्लियर है। तो यहां पर हमने जो है बेसिक पार्ट कवर किया है कि कौन कौन सी रियासतें छत्तीसगढ़ में आती थी। अब यहां पर ये देख लेते हैं कि कौन सा रियासत का कितना क्षेत्रफल था। तो अगर हम देखें तो बस्तर का जो क्षेत्रफल था वो था 13,002 वर्ग मील। यहां पर जो है कई बुक में 13,062 वर्ग मील मिलता है, कई बुक में 13,002 वर्ग मील मिलता है, कई में 13,001 वर्ग मील मिलता है। तो ये जो है उसका क्षेत्रफल जो है एरिया हर बुक में अलग अलग दिया है। ठीक है। तो इसका कोई डाउट मत कीजिएगा, पेपर में कभी भी आपका क्षेत्रफल नहीं पूछेगा। इसको सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी रियासत जो है बड़ी थी और कौन सी रियासत छोटी थी। हो सकता है कि पेपर कठिन करने के लिए आपको रियासतों को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से जमाने बोल दे, तो इसी के लिए केवल हम बेसिक लिख रहे हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं। आप इसको क्रम से एक बार जमा के भी लिख लीजिएगा, कभी पेपर में भूले चूक ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन जाए। तो बस्तर था 13,002 वर्ग मील। कांगेर बस्तर जो थी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी।
कांकेर था 1429 वर्ग मील, कवर्धा था 798 वर्ग मील, खैरागढ़ था 931 वर्ग मील, छुई खदान 154 वर्ग मील, नांदगांव 871 वर्ग मील, रायगढ़ 1486 1486 वर्ग मील, सक्ती 138 वर्ग मील। सक्ती जो है मध्य प्रांत की, आप बोल लीजिए छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत सक्ती थी, 138 वर्ग मील। सारंगढ़ 540 वर्ग मील, सरगुजा 6055 वर्ग मील, उदयपुर 1055 वर्ग मील, जसपुर 1963 वर्ग मील, कोरिया 1631 वर्ग मील और चांद बखार 906 वर्ग मील। ठीक है, तो आप इसको क्रम से जमा लीजिएगा तो आपको वही आसानी होगी, केवल क्रम याद करना। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लीजिएगा, सबसे बड़ा बस्तर है, सबसे छोटा सक्ती रियासत है। बाकी इनको क्रम से जमा कर कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि मेरे को ये छत्तीसगढ़ जमींदारी, खालोटी जमींदारी भी आपको बताना था, इसी के लिए जो है मैंने क्रम से इसको नहीं जमाया है। क्लियर है, तो आप इसको क्रम से जमा लीजिएगा। अब जो है, अब हम देखने जा रहे हैं कि खैरागढ़ जमींदारी का इतिहास क्या रहा है। खैरागढ़ जमींदारी के विषय में जो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको अब हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी रियासतों को पढ़ेंगे कि उस रियासतों की क्या क्या प्रमुख चीजें रही हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है खैरागढ़ रियासत, जिससे वर्तमान में क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। तो अगर हम बात करें तो खैरागढ़ रियासत के इतिहास समझने के लिए हम थोड़ा सा उसका बेसिक इतिहास को जान लेते हैं, तब हम खैरागढ़ के जो राजा रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो खैरागढ़ में जो है मुख्य रूप से एक नागपुर के आसपास के क्षेत्र में एक जमींदारी पड़ती थी जिसका नाम था पालकोटगढ़। ठीक है, नागपुर के आसपास के क्षेत्र में पालकोटगढ़ नाम की एक जमींदारी पड़ती थी। ठीक है, तो यहां पर जो पालकोटगढ़ के राजा थे उनका नाम था पृथ्वी कुमार। तो पालकोटगढ़ जमींदारी के जो प्रमुख थे पृथ्वी कुमार, उनके दो बेटे थे, एक बेटा था लक्ष्मी निधि और एक बेटे थे प्रतापगढ़। तो जब यहां पर पालकोटगढ़ के राजा पृथ्वी कुमार या जमींदार की मृत्यु होती है तो इनके दोनों बेटे लक्ष्मी निधि और प्रतापगढ़ के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। तो यहाँ यानी दोनों के मध्य जो है मनमुटाव की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी निधि रहते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस क्षेत्र को छोड़कर जो है अपना इस क्षेत्र से बाहर अन्य राज्यों की यात्रा में चले जाएंगे, या उस समय उसको विदेश यात्रा बोला जाता था। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र की यात्रा में जाता था तो उसको विदेश यात्रा बोलते थे। तो यहाँ पर लक्ष्मी निधि डिसाइड करते हैं कि वो अपने भाई प्रतापगढ़ को ही यहाँ का जमींदार रहने देते हैं और वो खुद निकल जाते हैं अन्य क्षेत्रों की यात्रा में, यानी विदेश यात्रा में। तब लक्ष्मी निधि जो है वो पहुंचते हैं मंडला। मंडला भी एक जो है बड़ा क्षेत्र रहता है, जमींदारी रहती है उस समय, और मंडला के जमींदार जो रहते हैं उनका नाम रहता है संग्राम सिंह। ठीक है, तो यहां पर जो है जब ये लक्ष्मी निधि मंडला पहुंचते हैं तो संग्राम सिंह क्या करते हैं, ये लक्ष्मी निधि को अपना प्रधानमंत्री यानी दीवान बना देते हैं। ठीक है, तो संग्राम सिंह क्या करते हैं, इस लक्ष्मी निधि जो यहां से आ रहे हैं नागपुर के आसपास के क्षेत्र पालकोटगढ़ से, लक्ष्मी निधि को संग्राम सिंह अपना प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब क्या होता है, अचानक क्या होता है, मंडला जमींदारी पर आक्रमण होता है बुंदेलखंड के जमींदार के, मतलब बुंदेलखंड के जो जमींदार या राजा रहते हैं वो आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर, मंडला के ऊपर, संग्राम सिंह के ऊपर। तब संग्राम सिंह क्या करते हैं, अपने जो दीवान यानी प्रधानमंत्री है लक्ष्मी निधि, उनके नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं, जाकर आप जो है बुंदेलखंड के राजा को हरा कर आइए। तब यहां पर जो है जो संग्राम सिंह के सेना जो रहती है जिसका नेतृत्व लक्ष्मी निधि करते हैं, लक्ष्मी निधि जाते हैं और बुंदेलखंड के राजा को हरा देते हैं। तो इस तरीके से जो है जब बुंदेलखंड के राजा को हरा दिया जाता है तो जो मंडला के शासक संग्राम सिंह रहते हैं काफी प्रसन्न होते हैं लक्ष्मी निधि से, और वो अपनी जमींदारी के अंतर्गत आने वाला एक परगना जिसका नाम रहता है खोलवा, ठीक है, अपनी जमींदारी यानी मंडला जमींदारी के अंतर्गत खोलवा परगना आता था, वो खोलवा परगना जो है यानी भूमि जो खोलवा परगने की थी वो दान में दे देते हैं लक्ष्मी निधि को प्रसन्न होकर। ठीक है, और लक्ष्मी निधि जो रहते हैं अब वो इस क्षेत्र से आ जाते हैं खोलवा परगना, क्योंकि वो भूमि उनको मिली रहती है। ठीक है, तो 1487 में 1487 में यहां पर जो है खोलवा परगना में लक्ष्मी निधि आ जाते हैं, और खोलवा जो है वही आगे चलकर खैरागढ़ कहलाता है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि खैरागढ़ रियासत के जो पहले राजा थे वो थे लक्ष्मी निधि। ठीक है, तो लक्ष्मी निधि 1487 में
यहाँ पर जो है संग्राम सिंह के पास मंडला से जो है वो खैरागढ़ आ जाते हैं और यहाँ बोल सकते हैं खोलवा आ जाते हैं और खोलवे में आकर वो एक किले का निर्माण कराते हैं। उस किले को जहां पर मतलब जब ये किले का निर्माण हो जाता है खोलवा में, तो उस खोलवा को खोलवागढ़ के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, तो यहां पर जो है 1487 में लक्ष्मी निधि आते हैं और आप बोल सकते हो खैरागढ़ रियासत के जो पहले राजा बनते हैं या खोलवा के जो पहले राजा बनते हैं वो बनते हैं लक्ष्मी निधि। तो खैरागढ़ रियासत का जो पुराना नाम था वो था खोलवा। आगे हम देखेंगे कि खैरागढ़ नाम कैसे पड़ा, लेकिन खैरागढ़ रियासत का पुराना नाम था खोलवा, आपको याद रखना है। और ये खोलवा भूमि किसके अधीन थी? मंडला के संग्राम सिंह के अधीन थी, जो कि सैनिक सहायता जो लक्ष्मी निधि ने दी थी उससे प्रसन्न होकर जो है ये खोलवा परगना उनको दिए थे। क्लियर है। अब यहां पर क्या होता है कि लक्ष्मी निधि के भी दरबार में, जब लक्ष्मी निधि खोलवा में आते तो उनके दरबार में एक दरबारी कवि रहते हैं जिनका नाम रहता है दलराम राव, कहीं कहीं पे दलपत राव नाम लिखा रहता है। ठीक है, इनके दरबारी कवि दलराम राव या दलपत राव जो रहते हैं वो यहाँ पर जो है इनके दरबार में रहते हुए 1494 में एक साहित्य की रचना करते हैं जिसमें उन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग साहित्य में प्रथम बार खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि जो पहले राजा थे उनके दरबारी कवि दलराम राव, कहीं कहीं पे दलपत राव लिखा रहता है, तो उसके जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य में उन्होंने पहली बार किया था। क्लियर है यहाँ पर। अब जो है लक्ष्मी निधि जो है उसके बाद हम सीधा आते हैं यहाँ पर लक्ष्मी निधि के बारे में, फिर उनके जो और इतिहास रहा है उनके बेटे वो हमारे काम का नहीं है, उतना हमको नहीं जाना है। जो हमारे काम का पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है हम उसको देखेंगे। अब हम आते हैं सीधा खैरागढ़ रियासत के 16वें राजा में। ठीक है, तो खैरागढ़ या खोलवा उस समय, क्योंकि खोलवा बोल रहे हैं तो हम खोलवा ही बोलते हैं। उस समय 16th राजा जो रहते हैं खोलवा रियासत के, खोलवा उस समय जमींदारी थी, उनका नाम रहता है खड़ग राय। ठीक है, खड़ग राय। तो खड़ग राय जो है आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब छत्तीसगढ़ में नागपुर के भोसला शासक का मतलब अधिपत्य आ जाता है, 1741 में रघुनाथ सिंह को हरा देते हैं, लेकिन बिंबाजी भोसले तो 1757-58 में आते हैं। लेकिन वो तब भी जो है रघुनाथ सिंह के बाद जो है मोहन सिंह रहते हैं। मोहन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं तो भोसलों की अधीनता में ही थे। तो यहाँ पर जब 1755 के आसपास जो है जो खैरागढ़ के राजा रहते हैं या खोलवा के राजा रहते हैं खड़ग राय, उनको नागपुर के भोसला वंश के शासक रघुजी भोसले नागपुर बुलाते हैं और यहाँ पर ये नागपुर में जाकर संधि करते हैं। तो जो अभी तक खोलवा परगना था, अब यहाँ पे संधि करने के बाद जो है वो एक निश्चित राशि तय कर दी जाती है कि आप जो है इतनी राशि हमको वार्षिक कर के रूप में देंगे। तो यहाँ पर जो खोलवा के राजा रहते हैं खड़ग राय, वो 1755 में नागपुर के राजाओं से संधि करते हैं और वार्षिक कर देना यानी टकौली देना जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है परगने को कहा जाने लगा जमींदारी। तो यहाँ पर जो है खड़ग राय के समय खैरागढ़ जो था परगना था वो बन गया जमींदारी। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जमींदार बन गए खड़ग राय। ठीक है, या करत प्रमुख बोल लीजिए, क्योंकि वो टकौली दे रहे हैं तो करत प्रमुख हो गए। तो खड़ग राय यहाँ पर 1755 में नागपुर के शासकों से संधि करते हैं। अब यहाँ पर खड़ग राय क्या करते हैं कि पिपरिया, मुस्का और आमनेर नदी के संगम में, पिपरिया, मुस्का और आमनेर नदी के संगम में एक किले का निर्माण कराते हैं और यहाँ पर जो है वो अपने ही नाम पर एक नगर बसा देते हैं, यानी खोलवा के अंतर्गत ही एक नगर बसा देते हैं जिसका नाम रहता है खड़गगढ़। ठीक है, खड़ग अपने नाम पर खड़गगढ़, गढ़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर किले का निर्माण कराया है। तो खड़गगढ़ रहते हैं, लेकिन वहां पर जहां पे वो किले का निर्माण होता है उस क्षेत्र में बहुत सारे खैर वृक्ष पाए जाते थे। इसी के लिए जो वहां की जनता थी वो उस जगह को खड़गगढ़ ना कहकर खैरगढ़ बोलती थी और यही खैरगढ़ जो है आगे चलकर कालांतर में खैरागढ़ बन गया। क्लियर है। तो खैरागढ़ आप बोल सकते हो एक्चुअल नाम खड़ग राय के समय पड़ा था। तो यहीं से जो खोलवा था वही अब कहा जाने लगा खैरगढ़ या खैरागढ़। क्लियर है। तो ये सब चीजें हुई थी इसके समय, खड़ग राय के समय, जो कि 16वें राजा थे खैरागढ़ जमींदारी के। ठीक, अब यहाँ पर होता है खड़ग राय की जब मृत्यु होती है तो उनके बेटे आते हैं टिकैत राय। 1759 में 1759 में टिकैत राय जो है
वो इस जमींदारी के जो है प्रमुख बनते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी समय टिकैत राय का प्रॉब्लम चलता रहता है परपोड़ी क्षेत्र के राजा से। परपोड़ी जो थी उस समय बेमेतरा के आसपास का एक जगह था, तो वहां का भी एक जमींदारी थी परपोड़ी के आसपास। तो वहां का राजा क्या होता है कि वो इनसे उधार लिया रहता है टिकैत राय से, लेकिन वो उधार नहीं लौटा पा रहा होता। तो अब यहाँ पर टिकैत राय जो रहते हैं वो परपोड़ी के राजा के अंतर्गत कोदुंगा नाम का एक परगना आता था। कोदुंगा नाम के परगने को जो है वो इनसे ले लेते हैं कि आप जो है हमारे पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं, तो उसके बदले में हम आपकी भूमि हड़प लेते हैं। तो कोदुंगा नाम का जो परगना रहता है वो हड़प लेते हैं, अपने जो ऋण नहीं लौटा पा रहे थे यहाँ के जो परपोड़ी के राजा, तो उनके एवज में कोदुंगा परगना उनसे हड़प लेते हैं। तो यही कोदुंगा परगना छुई खदान कहलाता है। ठीक है, यही कोदुंगा जो है वो छुई खदान रियासत बनती है आगे चलकर। ठीक है, तो यहां पर जो है कोदुंगा परगना आ जाता है टिकैत राय के अंदर, लेकिन जो परपोड़ी का राजा रहता है वो इनसे काफी नाराज रहता है। तो टिकैत राय क्या करते हैं, अपने गुरु, ठीक है, अपने गुरु रूपदास वैष्णव से बात करते हैं, क्योंकि ये गुरु रहते हैं उनके रूपदास वैष्णव, उनसे बात करते हैं कि मेरे को एक नया परगना बना है, मिला है कोदुंगा नाम का, तो आप जो है वो यहाँ आइए और यहाँ पर आकर जो मुख्य रूप से जो कोदुंगा क्षेत्र है वो आपको मैं दे देता हूँ, वो भी एक जमींदारी कहलाएगी। तो आप जो है वो जमींदारी मेरे से ले लीजिए और वहां पर आकर अपने शिष्य ब्रह्मदास जी को उस जमींदारी का प्रमुख बना दो। तो यहाँ पर जो है रूपदास वैष्णव इनकी बात को मान लेते हैं और रूपदास वैष्णव जो है यहाँ पर आते हैं टिकैत राय के पास और उनसे जो है ये जमींदारी जो क्षेत्र रहता है कोदुंगा वो ले लेते हैं और वही जो है कोदुंगा में जाकर अपने शिष्य ब्रह्मदास जी, जो कि इनके जो क्या रहते हैं, इनके भतीजे रहते हैं एक्चुअल में, तो इनको जो है ये जमींदारी का प्रमुख बना देते हैं। यानी छुई खदान जमींदारी के जो पहले राजा बनते हैं वो बनते हैं ब्रह्मदास जी। ठीक है, अब क्या होता है, जो कोदुंगा के यहाँ पे राजा रहते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं क्योंकि उनसे ये क्षेत्र हड़पा गया। तो ब्रह्मदास जी क्या करते हैं, कोदुंगा के राजा की जाकर ये परपोड़ी के राजा की हत्या कर देते हैं। तो उसके बाद जो परपोड़ी का दूसरा राजा बनता है वो क्या करता है, आता है और ब्रह्मदास जी की हत्या कर देता है, उनके सिर काट देता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो परपोड़ी के राजा रहते हैं उनके मुख्य रूप से गोंड सेना लेकर आते हैं, गोंडों की सेना लेकर आते हैं और ये आकर जो है यहाँ पर जो रहते हैं ब्रह्मदास जी की हत्या कर देते हैं। तो लेकिन जो यहाँ पर टिकैत राय रहते हैं वो खैरागढ़ से अपनी सेना भेजते हैं और यहाँ से गोंडों को हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ब्रह्मदास के बदले उनके उत्तराधिकारी जो उनका बेटा रहते हैं अल्पव्यस्त तुलसीदास को ये जमींदारी का प्रमुख बना देते हैं। ठीक है, तो जब हम छुई खदान रियासत पढ़ेंगे तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम खैरागढ़ वाली को पार्ट को देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सन 1816, ठीक है, 1816 में जैसे कि आपको पता है भोसले वंश का शासन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो 1816 में भोसले शासक क्या रहते हैं, टिकैत राय और राजनांदगांव रियासत के उस समय प्रमुख रहते हैं मौजीराम, या आप बोल सकते हैं खैरागढ़ उस समय जमींदारी थी तो वहां के जमींदार थे टिकैत राय और राजनांदगांव जमींदारी के प्रमुख थे मौजीराम। इनको बुलाते हैं नागपुर और यहाँ पर आकर उनको बोलते हैं कि जो डोंगरगढ़ का जमींदार है वो ना तो हमको टकौली दे रहा है और ना ही क्या कर रहा है, हमको कोई हमारे खजाने भी लूट रहा है। तो आप जो है वापस जाइए अपने क्षेत्र में और दोनों मिलकर जो है आक्रमण करो किसके ऊपर, डोंगरगढ़ की जमींदारी के ऊपर, और उसको हरा दो और उसके बाद जो डोंगरगढ़ का क्षेत्र है मैं आप लोग को दे दूंगा। तो यहां से जो है टिकैत राय जो है वापस आते हैं और टिकैत राय और यहाँ पे मौजीराम जो कि नांदगांव के रहते हैं दोनों मिलकर जो है आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर, डोंगरगढ़ के जमींदार के ऊपर, और डोंगरगढ़ के जमींदार जिनका नाम उस समय जो रहता है घासीदास रहता है उनको यहाँ पर हरा देते हैं। ठीक है, और जो है उस समय घासीदास की हत्या कर देता आप बोल लीजिए। और जो डोंगरगढ़ का क्षेत्र रहता है, क्योंकि जैसे भोसले ने वादा किया था कि हम आपको क्षेत्र दे देंगे, तो जो डोंगरगढ़ का क्षेत्र रहता है वो मिल जाता है टिकैत राय को। उस समय मौजीराम कुछ नहीं बोलते जब टिकैत राय को पूरा डोंगरगढ़ का क्षेत्र इनके जमींदारी में मिला दिया जाता है, तो उस समय ये कुछ नहीं बोलते। ठीक है, अब ये टिकैत राय ने ऐसा महत्वपूर्ण काम किया था भोसलों के लिए, तो यहाँ पर जो है टिकैत राय की टकौली भी बढ़ा दी जाती, क्योंकि उनके क्षेत्र में एक नया क्षेत्र आकर मिलेगा तो पैसे आमदनी उनकी बढ़ेगी, तो टकौली भी बढ़ जाती है। तो ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है।
ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि टिकैत राय सिंह इतने खुश हो जाते हैं भोसले कि उनको सिंह की उपाधि देते हैं। ठीक है, यानी टिकैत राय को ये उनके काम से जो डोंगरगढ़ वाला प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए टिकैत राय को सिंह की उपाधि देते हैं। इसके बाद टिकैत राय के बाद जितने भी खैरागढ़ के रियासत के प्रमुख बनेंगे सबके नाम के बाद जो है सिंह लगा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप टिकैत राय के बेटे दिग्पाल सिंह, जो रियासतों के विलीनीकरण में साइन कौन किए थे, वीरेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, सबके नाम पर सिंह लगने की परंपरा यहीं से चालू हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है टिकैत राय जो है यहाँ पर आपको उनका क्षेत्र मिल गया, यहाँ पर डोंगरगढ़ का क्षेत्र मिल गया। जब टिकैत राय की मृत्यु होती है और दिग्पाल सिंह जो है जब यहाँ के शासक बनते हैं, तब जो है राजनांदगांव के जो प्रमुख रहते हैं वो ये मांग करते हैं कि जो है खैरागढ़ और डोंगरगढ़ के क्षेत्र को जितने में हमने भी मदद की थी, तो जो डोंगरगढ़ का कुछ क्षेत्र था वो केस में भी नांदगांव में भी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है टिकैत राय शासन करते रहते हैं। और जब टिकैत राय की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनके बेटे आते हैं दिग्पाल सिंह। दिग्पाल सिंह के बाद जो है उनका बेटे आते हैं लाल फतेह सिंह। ठीक है, तो 1865 में जो मुख्य रूप से लाल फतेह सिंह जो है खैरागढ़ के शासक बनते हैं। तो लाल फतेह सिंह के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इस समय जो है क्योंकि अब आ चुके हैं ब्रिटिश काल। ठीक है, आप देखिए 1865 का काल आ गया। 1865 में लाल फतेह सिंह के समय क्या हो गया, खैरागढ़ की जो जमींदारी थी उसको मिल गया किसका दर्जा, रियासत का दर्जा। ठीक है, अब यहाँ के जो लाल फतेह सिंह थे वो क्या हो गए, पहले सामंत हो गए। ठीक है, तो यहां पर जो है लाल फतेह सिंह को जब ये रियासत दी जाती है तो लाल फतेह सिंह के शासन काल में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस कुशासन के आधार पर जो खैरागढ़ की रियासत रहती है वो 1873 में अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। यानी खैरागढ़ में जो राजा थे उनके से वो जमीन हड़प लेते हैं और 1873 में अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन जब उमराव सिंह यहाँ पर शासक बनते हैं, यानी इस वंश परंपरा के आधार पर उमराव सिंह आते हैं, तो ये 1883 में वापस खैरागढ़ की रियासत इन राजाओं को ही सौंप देते हैं। ठीक है, तो 1873 में कुशासन के आधार पर खैरागढ़ रियासत को हड़प लिया गया था, लेकिन 1883 में उमराव सिंह के समय जो है ये रियासत वापस दे दी गई थी। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है और इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपना ये इम्पोर्टेंट है, जब रियासतों का विलीनीकरण होता है 1 जनवरी 1948 को, तो उस विलीनीकरण में जो साइन करते हैं राजा, उनका नाम है वीरेंद्र बहादुर सिंह। तो खैरागढ़ के राजा जिसने विलीनीकरण पत्र में साइन किया था, यानी ये रियासत को छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रांत के हिस्से में या भारत के हिस्से में मिलाने का जो निर्णय लिया था वो लिया था वीरेंद्र बहादुर सिंह ने। ठीक है, तो जब हम ये जब रियासतों का विलीनीकरण वाला पार्ट पढ़ेंगे तब इनके पार्ट को डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से वीरेंद्र बहादुर सिंह ने साइन किया, कब किया, क्यों किया, ये सब चीजें हम तब में देखेंगे जब पूरी रियासत हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर खैरागढ़ रियासत का इतिहास जो है वो यही था। आपको याद रखना है जो सिंह की उपाधि है, देखिए दिग्पाल सिंह, लाल फतेह सिंह, उमराव सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, सब सिंह सिंह यहां से ही लगना चालू हुआ क्योंकि टिकैत राय को मराठों ने सिंह की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये है हमारा खैरागढ़ रियासत का जो इतिहास रहा है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अन्य रियासतों को भी देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और खैरागढ़ जहां पर रियासत का हमने इतिहास देख लिया था उसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा तो उसी में, ताकि आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े। जो खैरागढ़ के राजा थे जिनका हम अंतिम नाम देख रहे थे वीरेंद्र बहादुर सिंह, और उनकी पत्नी का नाम था रानी पद्मावती और उनकी बेटी का नाम था राजकुमारी इंदिरा। तो जब राजकुमारी इंदिरा जो रहती है वो संगीत की बहुत बड़ी प्रेमी रहती है और उसको संगीत सीखने का बहुत शौक रहता है और जो है वो संगीत के क्षेत्र में काम करने का आगे सोची भी रहती है। लेकिन राजकुमारी इंदिरा की जब मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, तो इसके बाद जो है जैसे कि इंदिरा जो थी, जैसे कि मैंने बताया कि संगीत के क्षेत्र में उनकी काफी रुचि थी, तो उन्हीं की स्मृति में क्या करते हैं वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती अपने खैरागढ़ राजमहल का एक हिस्सा जिसका नाम रहता है कमल विलास महल। ठीक है, ये जो है खैरागढ़ महल का ही एक हिस्सा रहता है कमल विलास महल। इस कमल विलास महल को जो है वहीं पर जो है संगीत महाविद्यालय की स्थापना करते हैं जो कि सन 1944 में। क्लियर है। तो संगीत महाविद्यालय जिसका नाम रखा जाता है
इंदिरा संगीत महाविद्यालय। ठीक है, तो इंदिरा संगीत महाविद्यालय की स्थापना 1944 में हुई थी। खैरागढ़ राजमहल के कौन से हिस्से में? कमल विलास महल वाले हिस्से में। ठीक है, और इसी संगीत महाविद्यालय को जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1956 में, और इसका नाम रखा गया इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय 1956 में बना, लेकिन इसको महाविद्यालय यानी कॉलेज कब बना था? 1944 में। तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला ऐसा संगीत विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय या कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो था वो था खैरागढ़ का। ठीक है, तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। आपको ये भी याद रखना है कि कई बार पेपर में क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि जो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय या खैरागढ़ विश्वविद्यालय जो है उसका नाम किसके ऊपर पड़ा है? तो आपको याद रखना है कि राजकुमारी इंदिरा के ऊपर पड़ा है, जो कि किसकी बेटी थी? जो वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती की बेटी थी। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन में इंदिरा गांधी देता है, तो हम क्या करते हैं? इंदिरा गांधी के नाम पर वो मान लेते हैं कई बार। तो आपको याद रखना है कि राजकुमारी इंदिरा के नाम पर ये विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है। अगला हम देखते हैं, खैरागढ़ रियासत यहाँ खत्म होती है। अब हम देखते हैं छुई खदान रियासत। तो छुई खदान रियासत जो है, जैसे कि जो छुई नाम पड़ा है, छुई जो है एक्चुअल में उसका नाम है छुई। तो छुई जो नाम है, छुई किसको बोलते हैं? जो सफेद कलर की मिट्टी होती है। तो ये क्षेत्र में सफेद कलर की जो मिट्टी होती है उसकी खदान हुआ करती थी, इसी के लिए जो है इस क्षेत्र को छुई खदान बोला जाता था। क्लियर है? तो ये जो है 154 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है, और इसका पुराना नाम, जैसे कि कल भी मैंने मतलब आज की क्लास में हमने देखा था, उसमें कोंदुका या कोंडका। ठीक है, कोंदुका बोला जाता है या इसी को कोंडका क्षेत्र बोला जाता था। तो छुई खदान को का पुराना नाम कोंडुका या कोंडका क्षेत्र है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होता है, आपको एक चीज और याद रखना है कि ये जो है इसका जो मुख्य रूप से छुई खदान रियासत है उसकी वंश परंपरा रही है। तो वो कौन से वंश से संबंधित है? वैरागी वंश से। ठीक है, वैरागी वंश, जैसे कि हमने देखा भी था कि जो महंत रूपदास थे उनको बुलाए थे खैरागढ़ रियासत के, टिकैत राय ने बुलाया, तो वो उनके गुरु थे। ठीक है, तो ये वैरागी वंश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके संस्थापक देखा जाए तो महंत ब्रह्मदास थे, क्योंकि महंत रूपदास ने अपने शिष्य को यहाँ का ये क्षेत्र सौंपा था, जिनका नाम था महंत ब्रह्मदास। फिर इनकी प्रॉब्लम हुई थी तो इनकी हत्या कर दी गई थी, हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है, तो संस्थापक महंत ब्रह्मदास, कहीं कहीं पे महंत रूपदास भी लिखा रहता है, लेकिन रूपदास जो है वह संस्थापक नहीं बने थे, बल्कि ये जो है क्षेत्र महंत ब्रह्मदास को दे दिया था, उनके शिष्य थे। ठीक है, 1780 में जो छुई खदान का क्षेत्र है उसको जो है जमींदारी का दर्जा दिया गया था 1780 में। उस समय इसके प्रमुख थे महंत तुलसीदास। तो छुई खदान को जो है जमींदारी दर्जा कब मिला था? करत प्रमुख वाला, वो मिला था 1780 में। ठीक, और यहां से उनकी टकौली फिक्स हो गई, वो टकौली पटाने लगे किसको? मराठों को। ठीक, 1865 में 1865 में इसको रियासत का दर्जा मिला। छुई खदान को रियासत का दर्जा मिला 1865 में। उस समय इस रियासत के जो प्रमुख थे उसका नाम था महंत लक्ष्मण दास। ठीक है, जमींदारी का दर्जा मिला तो महंत तुलसीदास प्रमुख थे, और जब रियासत का दर्जा मिला तो महंत लक्ष्मण दास इसके प्रमुख थे। इस रियासत के ही एक राजा आगे चलकर होते हैं महंत राजा भूधर किशोर दास। तो भूधर किशोर दास के समय छुई खदान में बहुत सारे पुरातत्व से संबंधित चीजें बनाई गई थी, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर महंत राजा भूधर किशोर दास के समय जो है रानी मंदिर या जिसको जमात मंदिर कहा जाता है उसका निर्माण जो है छुई खदान में हुआ था। तो ये जो है रानी मोहन कुंवर देवी जो कि भूधर किशोर दास की ही वाइफ थी, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसे रानी मंदिर या जमात मंदिर बोलते थे। उन्होंने इस मंदिर में जो है राधा कृष्ण की विभिन्न चित्रों का भी निर्माण करवाया था। इस मंदिर में उन चित्रों का निर्माण जो किया था वो थे थल कमलदास, यानी जो चित्र बनाए थे उनका चित्रकार का नाम था थल कमलदास। उनकी चित्रकारी इतनी अच्छी थी कि जो ब्रिटिश सरकार थी आगे चलकर कहीं भी चित्रों का निर्माण करना होता था तो थल कमलदास को बुलवाती थी। ठीक है, तो ये थल कमलदास के द्वारा इस मंदिर में चित्रों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा भूधर किशोर दास के समय ही केसर महल का निर्माण हुआ है छुई खदान में। ये केसर महल क्या था? राजकुमारी केसर लता देवी जो कि भूधर किशोर दास की बेटी थी, उन्हीं के नाम पर जो है केसर लता नाम था, तो केसर महल इन्हीं के नाम पर बना।
सेकंड है मोती महल। मोती महल जो था, वो जो यहाँ पर हमने पढ़ा रानी मोहन कुंवर देवी, उसका जो निक नेम था, उनका नाम था मोती। तो उन्हीं के नाम पर मोती महल का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? राजा भूधर किशोर दास के द्वारा। तो रानी मोहन कुंवर देवी के नाम मोती के नाम पर मोती महल का निर्माण भी राजा भूधर किशोर दास ने करवाया। क्लियर है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि छुई खदान रियासत में जो है किसान आंदोलन हुए थे। हमने पढ़ा था जब हमने रियासतों वाला जब वाला पार्ट पढ़ रहे थे अपन, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले वाला पार्ट, तो हमने पढ़ा था छुई खदान में किसान आंदोलन, फिर उसके बाद जो है बदरा टोला में जंगल सत्याग्रह। तो ये सब जो है हमने पढ़ा था बेगारी के विरोध में हुआ था, क्योंकि उनसे बिना वेतन लिए काम कराया जा रहा था। तो वहां पर एक नाम आप और नोट कर लीजिएगा, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, पेपर में इनके नाम से अधिकतर पेपर में क्वेश्चन आता है। तो जो किसान आंदोलन 1938-39 में हुआ था, उसको पूछा जाए कि छुई खदान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हमने वहां 3-4 नाम लिखे थे, तो उसमें एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, राम नारायण मिश्र हरसुल। राम नारायण मिश्र हरसुल के द्वारा इस आंदोलन का भी नेतृत्व किया गया था, जो छुई खदान में सत्याग्रह हुआ था और बदरा टोला में बाद में हुआ था। तो यहां पर जो है 13 दिसंबर 1939 को 13 दिसंबर 1939 को किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है खैरा नर्मदा क्षेत्र में। तो ये किसान सम्मेलन खैरा नर्मदा क्षेत्र छुई खदान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है खैरा नर्मदा क्षेत्र में जो है यहाँ पर किसान सम्मेलन होता है 1939 में 13 दिसंबर, जिसमें किसानों को संबोधित करते हैं राम नारायण मिश्र हरसुल। फिर मैंने आपको बताया था जो बदरा टोला और ये होता है छुई खदान, फिर वो गांधी जी की सहमति के लिए भेजा जाता है कि गांधी जी सहमति देते हैं, तब तक इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है। तो गांधी जी से मिलने राम नारायण मिश्र हरसुल ही जाते हैं। उसके बाद जब तक गांधी जी से मिलते नहीं, वो आंदोलन जो सत्याग्रह चलता रहता है उसको स्थगित किया रहता है। ये हमने वहां पर पढ़ा था। तो आपको एक नाम और याद रखना है, किसान आंदोलन छुई खदान का या बदरा टोला का, दोनों में जो प्रमुख नाम जो आ रहा है वो राम नारायण मिश्र हरसुल का रहा। दोनों में भी अगर सबसे मेन देखे तो जो छुई खदान में हुआ था उसमें राम नारायण मिश्र हरसुल का नाम आता है। क्लियर है। इसके अलावा जब रियासतों का विलीनीकरण होता है, तो रियासतों के विलीनीकरण पत्र में जो छुई खदान रियासत के जो राजा थे, सामंत थे, उनका नाम था महंत ऋतुपर्ण किशोर दास, जो कि 1944 में ही छुई खदान रियासत के शासक बने थे या सामंत बने थे। उन्होंने ही रियासतों के विलीनीकरण के जो पत्र था उसमें साइन किया था। तो कौन किया था? जो रियासतों का भारत संघ में विलीनीकरण वाले पत्र में छुई खदान रियासत की तरफ से महंत ऋतुपर्ण किशोर दास, उन्होंने साइन किया रियासतों के विलीनीकरण पत्र में। क्लियर है। तो यहां से हमने जो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संस्थापक कौन था, पुराना नाम क्या था, रियासतों के विलीनीकरण में साइन किसने किया था, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर है। अगला हम देखते हैं, यहां पर छुई खदान रियासत खत्म होता है। अगला हम देखते हैं नांदगांव रियासत। ठीक है, नांदगांव रियासत या राजनांदगांव रियासत, वो भी हम देखेंगे कि नांदगांव का नाम राजनांदगांव कैसे पड़ा, वो भी पार्ट हम देखेंगे। तो नांदगांव रियासत जो है, नांद का अर्थ होता है, ऐसा माना जाता है, नांद जो है वो नंद शब्द से बना है और गांव तो गांव ही है। तो नंद कौन थे? श्री कृष्ण के जो पिता थे, उनका नाम नंद था। तो उन्हीं के गांव के कारण, उन्हीं का गांव इसको माना गया, जिसके कारण जो है इसका नाम पड़ा नंदगांव और बाद में वो नांदगांव हो गया। ठीक है। तो यहां पर बोला जाता है कि नंद जो है श्री कृष्ण के पिता, उनके नाम पर ये उनका गांव था, तो इसलिए इसको नंदगांव बोला जाता था। कालांतर में इसे नांदगांव हो गया। ठीक है। और साथ ही साथ जो है यहां पर माना जाता है कि नांदगांव जो है, उसमें नांद शब्द का जो अर्थ है वो है चींटियों का टीला। तो चींटियों का टीला जो है नांद शब्द का अर्थ होता है, जिसके कारण यहाँ पे चींटियां बहुत मात्रा में पाई जाती थी, इसी के लिए इसको नांदगांव बोला गया। क्लियर है। तो क्योंकि यहाँ पे चींटियों का टीला था। ये जो है इसका क्षेत्रफल है 871 वर्ग मील। ठीक है, 871 वर्ग मील में नांदगांव रियासत फैली हुई थी, जिसमें वंश परंपरा थी, जिसमें जो प्रमुख वंश है वो है वैरागी वंश। छुई खदान में भी वैरागी वंश है, नांदगांव में भी वैरागी वंश ही है। ठीक है। यहाँ पर जो श्री कृष्ण वाला, ये हमको जो है प्रचलित कथाओं में पता चलता है। ठीक है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। अब देखते हैं कि नांदगांव रियासत का किस तरीके से रियासत बनी, वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पंजाब के एक वैरागी, ठीक है, पंजाब के एक वैरागी जो कि साल व्यापारी भी थे। ठीक है, जो ठंडी के समय में साल आते हैं उसके व्यापारी भी थे। तो ये पंजाब के वैरागी, जिनका नाम था प्रहलाद दास। ठीक है, प्रहलाद दास,
जो कि निम्बार्क संप्रदाय या निर्मोही अखाड़ा जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है वो इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिए, पंजाब के वैरागी प्रहलाद दास, ये रतनपुर के क्षेत्र में आते हैं, अपने वैष्णव संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय या निर्मोही अखाड़ा उसके प्रचार के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जब ये आते हैं तो उस समय रतनपुर में कलचुरियों का शासन चलता रहता है, क्योंकि ये रतनपुर के क्षेत्र में ही आते हैं। तो इनसे राजाएं जो है राजा काफी प्रसन्न होते हैं और इनको काफी संपत्ति दान में भी देते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि साल व्यापारी भी थे तो ये साल का भी बिजनेस यहाँ कर रहे थे, तो काफी ज्यादा संपत्ति इनकी बन चुकी थी कलचुरी काल में ही। ठीक है, तो प्रहलाद दास जैसे कि मैंने बताया वैरागी हैं, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो ये क्या करते थे, मतलब जैसे इनके मरने के बाद इनकी संपत्ति कौन रखेगा, तो वो अपने शिष्य का नाम देकर गए कि मेरी संपत्ति अपने शिष्य के पास जाएगी। ठीक है, तो जब प्रहलाद दास की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो है इन्होंने अपनी संपत्ति जो रहती है वो अपने शिष्य को दे देते हैं, जिनका नाम रहता है महंत हरिदास। तो प्रहलाद दास की मृत्यु के बाद महंत हरिदास जो है वो अपने रतनपुर के क्षेत्र में आते हैं। तो इस समय कलचुरियों की भी सत्ता पलट हो जाती है और यहाँ पर अब जो वंश का शासन आता है मराठा वंश का, जिसमें बिंबाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख बनकर आते हैं। अब बिंबाजी भोसले के काल में जो उनकी पत्नियां रहती, क्योंकि महंत हरिदास अब यहीं पर रहते हैं, तो उनकी जो पत्नियां रहती बिंबाजी भोसले की, हमने पढ़ा उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई, वो जो रहती हैं इन महंत हरिदास से को अपना गुरु बना लेती, क्योंकि ये भी वैरागी वंश परंपरा के रहते हैं, ये संप्रदाय वाले ही। तो महंत हरिदास को अपना गुरु बना लेती है बिंबाजी भोसले की जो वाइफ रहती हैं, और उनको यहाँ पर एक मुख्य रूप से उपहार स्वरूप क्या करती है कि जितने भी गांव पड़ते हैं, जितने भी गांव मराठा शासन के अंतर्गत आ रहे थे, हर गांव से 2-2 रुपए वसूल करने का अधिकार देते हैं महंत हरिदास को। ठीक है, कौन, बिंबाजी भोसले की वाइफ। क्लियर है। अब महंत हरिदास जो है उनकी संपत्ति उनके गुरु ने छोड़कर गई थी, वो भी संपत्ति थी, 2-2 रुपए हर गांव से वसूल कर रहे थे, इनके पास काफी ज्यादा संपत्ति ग्रहण हो गया था। तब ये क्या करते थे, जो आसपास के छोटे छोटे परगने आते थे, जमींदारी आती थी, ये उनको जो है पैसे दिया करते थे। पैसे दिया करते थे यानी क्या करते थे, उनके परगने को क्या करते थे, पहले आप अपने परगने को गिरवी रखें और उस परगने के गिरवी के एवज में वो उनको पैसे दिया करते थे। अगर आप पैसे नहीं पटा पाएंगे तो हम आपके परगने को हड़प लेंगे। ऐसी था महंत हरिदास के समय। ठीक है, तो महंत हरिदास के समय क्या हुआ, पांडादाह परगना, पांडादाह परगना जो था, पांडादाह परगना किसके अंतर्गत आता था, पांडादाह जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत पार्ट है। ठीक है, तो उस समय जो था पांडादाह जो है, यहाँ पर पांडादाह परगने का जो परगना प्रमुख था वो क्या किया, महंत हरिदास से पैसे लिए लेकिन उनको पैसे लौटा नहीं पाए, इसलिए महंत हरिदास ने पांडादाह परगने को हड़प लिया। यानी अब पांडादाह परगना किसके अंतर्गत आ गया, महंत हरिदास के अंतर्गत आ गया। ठीक है, सेम चीज वैसे ही नांदगांव भी एक परगना था। ठीक है, नांदगांव परगने में मुस्लिम मुख्य रूप से रहते थे और इसका शासक जो थे वो मुस्लिम ही थे नांदगांव परगने के। सेम प्रॉब्लम यहां पर भी हुआ और महंत हरिदास ने नांदगांव परगने को भी हड़प लिया। यानी आप बोल लीजिए महंत हरिदास के अंतर्गत अब 2 परगने आ रहे हैं, पांडादाह परगना और नांदगांव परगना। इसके प्रमुख हो गए महंत हरिदास। तो बिंबाजी भोसले के समय क्योंकि यहां से 2 रुपए वसूल हर गांव से कर रहे थे, तो बिंबाजी भोसले की जब मृत्यु होती है उसके बाद शासक परिवर्तन होता है, वेंकोजी भोसले आते हैं अप्पा साहब। तो उस समय क्या हुआ, जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो ये 2 परगने ये पूर्ण रूप से तो इनके अधीन थे, कोई भी पैसा ये नहीं दे रहे थे, लेकिन बिंबाजी भोसले के बाद जब कोई अन्य शासक आए तो वो इनसे भी पैसे वसूल करने लगे, यानी आप बोल लीजिए एक प्रकार का टकौली लेने लगे। ठीक है, क्योंकि 2 परगने अंतर्गत आ रहे थे तो इनसे भी कर के रूप में पैसे वसूल करने लगे जो मराठा शासक है। ठीक, अब क्या होता है, महंत हरिदास की मृत्यु होती, क्योंकि ये भी संत परंपरा वैरागी संप्रदाय वाले हैं, तो ये भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और महंत हरिदास जो है अपने बाद अपनी संपत्ति सौंप देते हैं अपने शिष्य महंत रघुवर दास को। ठीक है, महंत रघुवर दास सेम होता है। महंत रघुवर दास भी जो है संत परंपरा वाले रहते हैं, वो भी अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी अपने शिष्य को बनाते हैं महंत हिमाचल दास। ठीक है, तो महंत हिमाचल दास के समय क्या होता है कि महंत हिमाचल दास लोगों को बहुत सारा दान दिया करते थे।
ठीक है, तो यहाँ पर महंत हिमाचल दास क्या होता है, जब नागपुर के शासक रघुजीत तृतीय बनते 1830 के आसपास, तो महंत हिमाचल दास लोगों को ज्यादा दान देने के कारण इनका राजकोष जो रहता है महंत हिमाचल दास का, वो खाली हो जाता है और वो नागपुर के शासकों को कोई भी पैसा नहीं दे पाते। तब जो है रघुजीत तृतीय महंत हिमाचल दास को यहाँ पर बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जो है जो भी पैसा, मतलब आप हमारे राजकोष का जो भी पैसा है वो पटाओ। ठीक है, ये इस समय बोला जाता है। क्लियर है? तो इस समय क्या होता है, तुरंत क्या होता है, महंत हिमाचल दास क्योंकि नहीं पटा पा रहे, तो महंत हिमाचल दास को नागपुर में बुलाया जाता है। तो महंत हिमाचल दास वहां पर जो है अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और उनकी कला के प्रदर्शन से रघुजीत तृतीय जो है वो काफी प्रसन्न हो जाते हैं और रघुजीत तृतीय की जो रानियां रहती वो भी काफी प्रसन्न हो जाती है। तो इनसे पैसे पहले बोलते हैं पटाओ, लेकिन जब उनके कला का प्रदर्शन होता है तो इससे काफी प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे प्रसन्न होकर एक परगना जिसका नाम रहता है मोहगांव परगना, जो कि साजा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, मोहगांव परगना महंत हिमाचल दास को मुफ्त में दे देते उनकी कला से प्रसन्न होकर। तो यहाँ पर अब 3 परगने हो गए, पांडदा, नांदगांव और मोहगांव। ये 3 क्षेत्र आ गए किसके अंतर्गत, महंत हिमाचल दास के अंतर्गत। ठीक, महंत हिमाचल दास जो है उनकी मृत्यु होती है तो वो अपने शिष्य को ही अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं जिनका नाम रहता है महंत मौजीराम। ठीक है, महंत मौजीराम हमने पढ़ा भी था खैरागढ़ वाले में, महंत मौजीराम का नाम। तो ये जब महंत मौजीराम के समय क्या होता है, जो डोंगरगढ़ का जो जमींदार रहता है उसका विद्रोह होता है जिसका नाम घासीदास रहता है, हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो उसका विद्रोह होता है। तो यहाँ पर जो खैरागढ़ के शासक रहते हैं और जो शासक रहते हैं नांदगांव के, वो मिल करके डोंगरगढ़ के जमींदार पर विद्रोह को शांत कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है खैरागढ़ के जमींदार को जमीन मिलती है डोंगरगढ़ की, लेकिन बाद में मैंने बताया था बंटवारा हो जाता है, नांदगांव रियासत को भी उसका हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चौथा क्षेत्र जो आ गया वो हो गया डोंगरगढ़ का क्षेत्र। किसके समय आ गया, महंत मौजीराम के समय। ठीक है, महंत मौजीराम के समय डोंगरगढ़ का भी क्षेत्र आ गया। तो अब देखिए पांडदा परगना, नांदगांव परगना, मोहगांव परगना और डोंगरगढ़ का कुछ क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र ही मिलकर आगे चलकर राजनांदगांव रियासत बनते हैं। क्लियर है? तो यहां से ये 4 परगने जो मुख्य रूप से आ गए, 4 क्षेत्र, ये मिलकर ही राजनांदगांव रियासत बनते हैं। यहां पर एक चीज परिवर्तन आता है कि महंत मौजीराम, जैसे कि अभी आप देखिए शिष्य परंपरा चल रही है, उत्तराधिकारी शिष्य होता है, तो महंत मौजीराम के शिष्य रहते हैं महंत घासीदास। ये डोंगरगढ़ वाले घासीदास नहीं है ना, उससे कंपेयर मत कीजिएगा। इनके एक शिष्य रहते हैं महंत घासीदास। तो ये अपना उत्तराधिकारी इनको पहले से घोषित किए रहते हैं कि ये मेरे शिष्य जो है वही उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन ये ऐसे होता है कि महंत मौजीराम विवाह कर लेते हैं, यानी अभी तक जो विवाह नहीं चल रहा है, महंत मौजीराम विवाह कर लेते हैं और विवाह करने के बाद उनकी संतान प्राप्ति होती है जिसका नाम रहता है घनाराम। तो महंत मौजीराम के बाद भली उनका शिष्य उत्तराधिकारी घोषित रहता है, लेकिन यहाँ पर यह परिवर्तन हो जाता है और घनाराम जो है, जब भी तक पुत्र वाला जो नहीं चल रहा था, शिष्य वाला चल रहा था, वो परिवर्तित होकर पुत्र वाला आ जाता है। यानी घनाराम जो है पहले ऐसे, ये मौजीराम के विवाह के बाद उनकी संतान होती है। तो घनाराम जो है वो बनते हैं नांदगांव रियासत के प्रमुख, लेकिन ये ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो महंत घासीदास के पास आ जाता है पूरा क्षेत्र, क्योंकि ये इनके शिष्य थे और पहले घोषित थे, तो महंत घासीदास के पास पूरा क्षेत्र आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर महंत घासीदास को जो है जब रियासतों का दर्जा मिलता है 1865 में, तो महंत घासीदास ही जो थे वो थे यहाँ के प्रमुख। क्योंकि अब मैं बताया रियासत का दर्जा मिल रहा है, तो रियासत में कौन कौन क्षेत्र को मिलाकर मिला था, पांडदा परगना, नांदगांव परगना, मोहगांव परगना और डोंगरगढ़। इन क्षेत्र को मिलाकर राजनांदगांव रियासत बनाई गई, या आप बोल लीजिए नांदगांव रियासत बनाई गई, और नांदगांव रियासत बनी तो उसके प्रमुख थे महंत घासीदास। क्लियर है? तो महंत घासीदास जो है 1865 में राजनांदगांव या नांदगांव रियासत का दर्जा मिला। अब महंत घासीदास के समय ही अंग्रेजों ने घासीदास को ये अधिकार दिए, या सभी को नांदगांव रियासत को ये अधिकार दिए कि वो जो है अपने पुत्र को, मतलब दत्तक पुत्र ले सकते हैं।
यानी किसी को मतलब यहां से क्योंकि विवाह की परंपरा चालू हो गई थी तो यहां पर विवाह वाले सब चीजें होने लगी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि वो संतान उत्पत्ति नहीं करते थे। ठीक है, संतान उत्पत्ति नहीं करते थे, वो किसी अन्य से जो है अपने पुत्र को गोद लेते थे, यानी दत्तक पुत्र गोद लेने की प्रथा यहां से चालू हो गई। तो महंत घासीदास के समय दत्तक पुत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया चालू हुई और यहाँ पर जो है महंत घासीदास ने नांदगांव में एक महल का भी निर्माण करवाया। ठीक है, जो महल बना है वो महंत घासीदास के समय बना है। दूसरी चीज यहां पर जो है महंत घासीदास ने क्या किया, उस समय आंग्ल अफगान क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो अफगान युद्ध चल रहे थे, तो महंत घासीदास ने अंग्रेजों को 1,10,000 रुपए की मदद की थी। 1,10,000 रुपए की मदद की थी महंत घासीदास ने अंग्रेजों को। अब यहां पर जो है जो रायपुर में बना है महंत घासीदास संग्रहालय, महंत घासीदास संग्रहालय जो है उसका निर्माण भी 1875 में किसने करवाया था, महंत घासीदास ने करवाया था। तो महंत घासीदास संग्रहालय जो रायपुर में स्थित है उसका भी निर्माण 1875 में महंत घासीदास ने करवाया था। तो कई बार हमको डाउट होता है कि ये जो हमारे गुरु घासीदास है उनके नाम पर बना है, तो नहीं, वो महंत घासीदास के नाम पर पड़ा है जो कि राजनांदगांव रियासत के प्रमुख थे। ठीक है, तो यहां पर हुआ महंत घासीदास संग्रहालय 1875 में बना। इसके बाद जो है महंत घासीदास ने क्या किया था, राजकुमार कॉलेज को बनाने के लिए भी जमीन दान में दी थी, दान दिया था, मतलब पैसे दान दिए थे राजकुमार कॉलेज बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है महंत घासीदास संग्रहालय बना और इन्होंने जो है महंत घासीदास ने राजकुमार कॉलेज को भी बनाने के लिए पैसे दान में दिए थे। अब यहां पर क्या हुआ, महंत घासीदास संग्रहालय का पुनर्निर्माण का कार्य भी हुआ है। तो पुनर्निर्माण का कार्य हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी महारानी जयंती देवी। महारानी जयंती देवी का नाम कहीं कहीं पे ज्योति देवी भी लिखा हुआ मिलता है ना, तो वो एक ही, जयंती और ज्योति एक ही है। तो महारानी जयंती देवी और महंत दिग्विजय दास, जो हम पढ़ेंगे आगे चलकर, महंत दिग्विजय दास, इन्होंने भी जब गुरु घासीदास संग्रहालय का पुनर्निर्माण हुआ स्वतंत्रता के बाद, तो उसमें प्रमुख भूमिका इन्होंने भी निभाई थी। इन्होंने भी जो है इसका पुनर्निर्माण कार्य में दान दिया था, पैसे दिए थे और उसको पुनर्निर्माण करवाया था। तो पुनर्निर्माण महारानी जयंती देवी या ज्योति देवी और महंत दिग्विजय दास, और उसके पहले महंत सर्वेश्वर दास जो यहाँ के रियासत के शासक बनते हैं, तो इन्होंने भी घासीदास संग्रहालय के लिए पैसे दिए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो महंत घासीदास के समय राजनांदगांव को रियासत का दर्जा मिल गया। अब उसके बाद क्या होता है, महंत घासीदास के बाद क्या होता है यहाँ पर मुख्य रूप से, अगर हाँ आपको एक चीज और याद रखना है कि इस समय क्या हो रहा था, राजनांदगांव में आपको पता है जी रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था छत्तीसगढ़ के हिस्से में, तो जी रोड का निर्माण ये सब इसी समय हो रहा था। अब क्या होता है, घासीदास के बाद जो है उनके दत्तक पुत्र महंत बलराम दास, ठीक है, महंत बलराम दास जो है नांदगांव रियासत के प्रमुख बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है महंत बलराम दास के समय क्या क्या प्रमुख कार्य हुए, सीपी मिल का निर्माण हुआ, सेंट्रल प्रोविंस मिल, जिसका नाम आगे चलकर बीएनसी मिल पड़ा, हमने मजदूर आंदोलन में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली के लिए दान दिया, क्योंकि रायपुर और नांदगांव के क्षेत्र में जो है सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली का निर्माण किया जा रहा था, तो उसके लिए भी इन्होंने पैसे दान किए थे। महंत बलराम दास ने अंग्रेजों को दिया था। इसके अलावा इन्होंने अपने क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया था, जिसमें छात्रों को इंग्लिश शिक्षा मिल सके। इसके अलावा इनको जो है अंग्रेजों की तरफ से राजा बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, तो राजा बहादुर की उपाधि बलराम दास के पास थी। ठीक है, अब बलराम दास के समय ही क्या हुआ, रेलवे का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो रेलवे का निर्माण आपको पता है नागपुर से लेकर कहां तक रेल चली थी, राजनांदगांव तक शुरुआत में। तो उस समय क्या था, नाम नांदगांव ही था इस क्षेत्र का, लेकिन क्या होता था, नागपुर से लेकर नांदगांव के बीच में जो है एक स्टेशन और पड़ता था जिसका नाम भी नांदगांव ही था, लेकिन वो राजाओं के अधीन नहीं था। वो क्षेत्र किसके अधीन था, खालसा क्षेत्र के अधीन था। तो इसी के लिए दो स्टेशन होने के कारण अंग्रेजों को यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगा। इसी के लिए उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि जो ये नांदगांव था, यहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था, इसी के लिए ये नांदगांव का नाम बदलकर उन्होंने कर दिया राजनांदगांव, यानी राजा का शासन वाला नांदगांव। ठीक है, तो ये नाम पड़ा जब ये रेलवे चालू हुई। ठीक है, तो रेलवे चालू होने के बाद नांदगांव का नाम बदलकर कर दिया गया राजनांदगांव। वो किसके समय हुआ, महंत बलराम दास के समय। अब महंत बलराम दास के बाद जो है उनकी जो पत्नी थी महंत बलराम दास की, जिसका नाम था सूर्यमुखी देवी। ठीक है, महारानी सूर्यमुखी देवी महंत बलराम दास की वाइफ का नाम था।
लेकिन ये भी जो है वो अपने दत्तक पुत्र महंत राजेंद्र दास जो है, इसके बाद इनके उत्तराधिकारी में जो इनके दत्तक पुत्र थे, इनकी 2-3 साल के अंतर ही इनकी मृत्यु हो गई। तो महंत राजेंद्र दास के बाद जो है महंत सर्वेश्वर दास जो है वो यहाँ के शासक बनते हैं। तो महंत सर्वेश्वर दास, जब ये महंत राजेंद्र दास किसके दत्तक पुत्र है? महंत बलराम दास के। बलराम दास की मृत्यु हुई तो राजेंद्र दास शासक बने। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई तो सूर्यमुखी देवी जो थी इनकी रानी महंत बलराम दास की, उन्होंने एक और पुत्र को दत्तक पुत्र बनाया जो थे महंत सर्वेश्वर दास। तो महंत सर्वेश्वर दास जो थे वो यहाँ पर बने शासक। अब महंत सर्वेश्वर दास, जैसे कि मैंने बताया, घासीदास संग्रहालय के लिए उन्होंने भी कुछ पैसा दिए थे, और राजेंद्र दास ने क्या किया था, राजकुमार कॉलेज के कुछ हिस्से के लिए भी पैसा इन्होंने भी दिया था, इन्होंने भी दिया था, इन्होंने भी दिया था। अब यहाँ पर सर्वेश्वर दास जब शासक बनते हैं तो सर्वेश्वर दास की जब मृत्यु होती है तो उस समय उनके जो दत्तक पुत्र रहते हैं महंत दिग्विजय दास, वो जो रहते हैं उस समय वयस्क नहीं हुए रहते, और इस समय रियासतों का विलीनीकरण वाला समय आ जाता है। तो जो सर्वेश्वर दास की वाइफ रहती है जिनका नाम रहता है महारानी जयंती देवी, ठीक है, सर्वेश्वर दास की जो वाइफ है जिनका नाम रहता है महारानी जयंती देवी, वो क्या करती है, इनके एवज में, मतलब क्योंकि दिग्विजय दास उस समय व्यस्त नहीं रहते, तो इनके एवज में रानी जयंती देवी जो है वो साइन करती है। तो रानी जयंती देवी किसकी वाइफ है? सर्वेश्वर दास की वाइफ है। वो साइन करती है रियासतों के विलीनीकरण में, क्योंकि उनके पुत्र जो दत्तक पुत्र है महंत दिग्विजय दास, वो उस समय व्यस्त नहीं थे। तो रियासतों के विलीनीकरण में नांदगांव रियासत से साइन किया था रानी जयंती देवी ने। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है इसके बाद दिग्विजय दास बनते, जो आपने राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम सुना है वो सब इनके द्वारा ही बनवाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज और है कि बेगारी विरोध आंदोलन, नांदगांव रियासत में बेगारी विरोध आंदोलन हुआ था 1879 में, क्योंकि इनको रख लिया गया था बेगारी में जब यहाँ के शासक थे महंत घासीदास। तो यहाँ पे जो काम कर रहे थे, क्योंकि महंत घासीदास के समय जो है यहाँ पे मुख्य रूप से अगर जो काम चल रहे थे तो उस समय जो यहाँ काम करने मजदूर आए थे उनको बेगारी में रखा जा रहा था, यानी उनको काम के एवज में कोई धन नहीं दिया जा रहा था या उनकी जमीन हड़प ली जा रही थी। तो ये सब जो है बेगार विरोधी आंदोलन 1879 में हुआ था नांदगांव रियासत में। ये इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे सेवता ठाकुर, और किसके समय हुआ था? महंत घासीदास के समय हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं कवर्धा रियासत। ठीक है, नांदगांव रियासत कंप्लीट हुआ, अब हम जाते हैं कवर्धा रियासत। तो कवर्धा रियासत जो है लगभग 1750 के आसपास जो है ये रियासत बनी है, ऐसा माना जाता है, और इसका क्षेत्रफल है 798 वर्ग मील। ठीक है, कवर्धा रियासत का क्षेत्रफल है 798 वर्ग मील। इसका पुराना नाम, कवर्धा रियासत का जो पुराना नाम है वो है चौरागढ़ तालुका। कवर्धा का पुराना नाम है चौरागढ़ तालुका या कबीरधाम। कबीरधाम भी इसका पुराना नाम था, वर्तमान में भी कबीरधाम कवर्धा जिले का नाम किया गया, तो इसका पुराना नाम भी कबीरधाम रहा है, और चौरागढ़ तालुका भी इसका पुराना नाम रहा है। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक का नाम है महाबली सिंह। महाबली सिंह इसके संस्थापक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कवर्धा का आसपास का क्षेत्र था वो किसके अंतर्गत आता था? मंडला के शासक के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो जो मंडला के शासक थे उन्हीं के अंतर्गत कवर्धा का क्षेत्र भी आता था, और उस समय एक पंडरिया भी जमींदारी थी, वो भी क्षेत्र मंडला के शासक के अंतर्गत आता था। ठीक, तो मंडला के शासक जो है वहां पर मुख्य रूप से राजगोंड परिवार रहता था। तो राजगोंड परिवार अगर मंडला में रह रहा है तो ये जो उनके ही रिश्तेदारों का पंडरिया जमींदारी भी था, कवर्धा के आसपास क्षेत्र भी जो था वो किसके अंतर्गत आ रहा था? इन्हीं मंडला के शासक और उन्हीं के रिश्तेदार यहाँ पर रहते थे। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कवर्धा रियासत जो है वो कौन से वंश परंपरा की है, तो राजगोंड परिवार है, वो राजगोंड वंश। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मंडला के शासक पर अचानक से आक्रमण होता है सागर के शासक के द्वारा। अब इस जब मंडला के शासक पर आक्रमण होता है तो जो पंडरिया के जमींदार रहते हैं जिनका नाम रहता है पृथ्वी सिंह, वो क्या करते हैं, अपने भाई को मदद के लिए भेजते हैं मंडला के शासक के पास। तो उनके भाई का नाम रहता है महाबली सिंह। तो महाबली सिंह जो जाते हैं मंडला के शासक पर जो आक्रमण कर रहे हैं सागर के शासक, उसको शांत करने के लिए। तो जो महाबली सिंह रहते हैं वो इसको हरा देते हैं सागर के शासक को, जिससे मंडला के जो शासक है वो खुश हो जाते हैं, और जो कवर्धा का क्षेत्र है आसपास का वो सौंप देते हैं महाबली सिंह को। तो जो इसलिए कवर्धा के जो हम संस्थापक बोल रहे हैं वो महाबली सिंह को बोल रहे हैं। क्लियर है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कवर्धा का क्षेत्र पहले किसके अधीन था?
तो वो था मंडला के शासकों के अधीन। क्लियर है। इसके अलावा आपसे कई बुक में हमको ये भी मिलता है, क्योंकि इसके इतिहास जो हमको ज्यादा नहीं पता है, किसी बुक में इतिहासकारों को भी नहीं समझ आया है, तो कई इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि ये जो था कवर्धा का क्षेत्र जो था वो नागपुर के शासकों के अधीन था, और नागपुर के शासक जो है वो प्रसन्न होकर इस क्षेत्र को सैनिक सहायता के बदले जो है वो कवर्धा के शासकों को सौंपे थे। क्लियर है। तो यहां पर मतलब ये कहीं कहीं पे ऐसा भी हमको लिखा हुआ मिलता है कि जो सैनिक सहायता से खुश होकर नागपुर के शासकों ने इस क्षेत्र को यहाँ के शासकों को सौंपा था। या कवर्धा रियासत कैसे प्राप्त हुई थी? सैनिक सहायता के बदले, मराठों की सैनिक सहायता के बदले। क्लियर है। तो ये भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसके विषय में स्पष्ट प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगला हम देखते हैं कि इस महाबली सिंह के बाद जो है यहाँ पे इस वंश के शासक कौन बने, तो ये कवर्धा रियासत के जो प्रमुख बने उनका नाम था उजियार सिंह। ठीक है। उजियार सिंह जो है यहाँ पर बने प्रमुख, और उजियार सिंह के समय क्या क्या हुआ? कबीर पंथ की गद्दी स्थापित हुई। यहाँ पर जो कबीर पंथ परंपरा है उसकी गद्दी यहाँ पर स्थापित हुई, और 90 जो कबीर पंथ के आचार्य थे या जिनको पंथ श्री बोला जाता है, 9th पंथ श्री थे जिनका नाम था पाक नाम साहब। तो पाक नाम साहब ने जो है कवर्धा में आकर कबीर पंथ की गद्दी स्थापित की, जो कि 9th नंबर थे। ये हुआ था 1812 के आसपास। ठीक है। उसके बाद जो 10th गुरु हुए या पंथ श्री हुए जिनका नाम था प्रगट नाम साहब, उन्होंने भी कवर्धा में ही अपनी गद्दी स्थापित की। 11वें जो पंथ श्री थे जिनका नाम था धीरज नाम साहब, उन्होंने भी कवर्धा में ही अपनी गद्दी स्थापित की। और 12वें गुरु जो थे या 12वें आचार्य जिनका नाम पंथ श्री उग्रा नाम साहब था, उन्होंने भी कवर्धा में ही अपनी गद्दी स्थापित की। तो यहाँ पर कवर्धा के आसपास के क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कबीर पंथ का काफी ज्यादा प्रचार हुआ, जिसके कारण कवर्धा का नाम बदल के हो गया था कबीर धाम, क्योंकि यहाँ पर लगातार 4 बार जो है कबीर पंथ की गद्दी स्थापित हुई। और इसके बाद जितने पंथ श्री हुए या आचार्य हुए, उन्होंने कबीर पंथ की गद्दी कहां ले गए? दामाखेड़ा, और वर्तमान में भी वो दामाखेड़ा में स्थित है। तो ये कबीर पंथ का यहाँ काफी ज्यादा प्रचार हुआ, जिसके कारण कवर्धा का नाम बदलकर क्या हो गया? कबीर धाम हो गया था। अब यहां पर देखते हैं जब रियासतों का दर्जा मिल रहा था, तो जो बहादुर सिंह यहाँ के एक शासक हुए, इस रियासत के प्रमुख हुए, तो रियासत का दर्जा जब 1865 में मिला तो बहादुर सिंह यहाँ के प्रमुख थे, यानी कवर्धा रियासत के प्रमुख बहादुर सिंह थे। और जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ तो रियासतों के विलीनीकरण के समय यहाँ के जो प्रमुख थे धर्मराज सिंह। ठीक है। तो रियासतों के जब विलीनीकरण हुआ 1948 में, 1 जनवरी 1948, तो धर्मराज सिंह ने विलीनीकरण पत्र में साइन हुआ था उनका, दिसंबर 1947 में। ठीक है। उसके बाद इस विलीनीकरण पत्र में इन्होंने साइन किया। तो टोटल हमने देख लिया 4 रियासतें हमने कवर कर ली है। खैरागढ़ रियासत का विलीनीकरण जब हो रहा था तब साइन कौन किया था? वीरेंद्र बहादुर सिंह ने। छुई खदान रियासत में साइन किया था विलीनीकरण पत्र में महंत ऋतुपर्ण किशोर दास। राजनांदगांव रियासत से साइन किया था रानी जयंती देवी ने, क्योंकि उनके पुत्र दिग्विजय दास जो थे अल्पवयस्क थे। और कवर्धा रियासत से साइन किया धर्मराज सिंह ने। और अगर हम वंश देख लें तो यहाँ पर देख लीजिए, छुई खदान रियासत की वंश है वैरागी वंश, राजनांदगांव की भी वंश है वैरागी वंश, और कवर्धा का वंश जो है वो है राजगोंड परिवार। क्लियर है। तो यहां पर जो है हमने पार्ट 4 रियासतों वाला कवर कर लिया है। अब हम जब अगली क्लास में आएंगे तो इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अन्य रियासतों को देखेंगे डिटेल में, और जब अंत में फिर रियासतों का विलीनीकरण एक साथ देखेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।